नमस्कार दोस्तों। बहुत से बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर पढ़ने के लिए कोई चैनल बताओ। मैंने उनको काफ़ी बताए भी, लेकिन फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाते। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करें। तो मैं थोड़ा सा ये सेटअप वगैरह लगाया और अब आज से हम क्या है अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सेम उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ते थे। हमारा पढ़ने का तरीका वैसा ही होगा, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी बच्चे हैं जिनको मैथ्स में ऐसे लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, उन्होंने सीखा भी है और ख़ुद आके मेरे से बोला है कि सर पहले नहीं आती थी लेकिन अब आने लग गई, वही चीज़ अब होगी। बस ज़रूरी है कि आप सबका ध्यान पूरी तरह रहे, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हम सबसे पहले आज मैथ्स का कोई एक चैप्टर लेंगे। जहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है कि हम एकदम जीरो से स्टार्ट करें तो हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करें। हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करने के बाद में हम उसमें छोटी छोटी बातें जानने के बाद और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलते 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 हम आखिरी तक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैनल पे मैं एक चीज़ न दे करके 3 चीज़ दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ में आपको और कुछ भी मिले। वो क्या है? इसके साथ में हम क्या करेंगे, देखो, जैसे सबसे पहले हमारा चैनल का नाम होगा शिक्षा पॉइंट। उसमें हम आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 चीज़ पढ़ेंगे हम। तीनों के वीडियो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको डेली प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे, सबको इसका लाभ मिले, सब इसको देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को लाइक तो खैर आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, डिसलाइक करेंगे, जैसी भी आपकी इच्छा है, लेकिन शेयर करो, दूसरे लोगों को बताओ कि हाँ ये जो चैनल है इस पे ये चीज़ हो रही है। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको ज़रूर, मेरे सारे कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन जितने हैं उनको मैं शेयर करूँगा। बाकी को आप एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए और सब्सक्राइब भी करें इसको, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो हम आज शुरू करते हैं कोई भी एक अच्छा चैप्टर लेकर के। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, लेकिन बस पढ़ते समय मैं क्लास में भी यही बात बोल रहा था और अभी भी यही बात बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान से सारी चीज़ देखनी है। बहुत सी चीज़ें तो इतनी छोटी लगेंगी जैसे कि क्लास में लगती थी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको शायद उस समय भी थोड़ा लग रहा होगा कि जितनी छोटी चीज़ें हम पढ़ते हैं उन्हीं से बड़ी चीज़ें बनती हैं। मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैथ्स का क्या किसी का कोई शॉर्टकट नहीं है, न सफलता का शॉर्टकट है न कोई पढ़ने का। आपको तो तरीके से पढ़ना है, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं वही हमारा शॉर्टकट बनता जाता है, ठीक है। तो हम आज शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। ये हमारा टॉपिक का नाम होगा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे कि एक संख्या रेखा है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से सीखेगा, नो प्रॉब्लम। ये संख्या रेखा पे जस्ट बीच में होता है जीरो, सबसे बीच में होता है जीरो। इस जीरो के दाईं तरफ हमारा है 1, 2, आगे है 3 और आगे ये चलता जाता है इन्फिनिटी तक, अनंत तक, बस ये चलता ही जाता है, ठीक है। इस तरफ भी ऐसा ही है, 1, -2 और आगे तक चलता ही जाएगा, -3 और माइनस अनंत तक। ये चीज़ सबको शायद समझ में आ रही होगी आराम से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं एकदम से तीसरी क्लास की बात करता हूँ, जिसको कहते हैं 3rd क्लास, ठीक है। एकदम से जीरो से हम पढ़ रहे हैं और ये बीच में जीरो, इसके इधर भी अंक हैं, इधर भी अंक हैं, संख्या है, ठीक है। इसमें सबसे बीच में एक जीरो है, इस जीरो के इस साइड वाली जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी जो नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक नंबर हैं। ये सारी संख्या कैसी हैं, धनात्मक हैं, यानी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये संख्या कौन सी हुई, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हुए, यानी कि धनात्मक हुए, ठीक है। ये जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक नंबर हैं, इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्या। समझ में आ गई बात। इसको इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलने के कारण इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, एन है। तो इस प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के एन अक्षर के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। एन अक्षर जो है उसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर वाले नंबर की। इधर वाले जो नंबर हैं, ये नंबर हैं नेगेटिव नंबर। ये कौन से हैं, नेगेटिव। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। पॉजिटिव कौन से हैं, जो जीरो के उधर है, धनात्मक है, और जीरो के जो इधर हैं ये क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक जो नंबर हैं, ठीक है, ये वाले कहाँ से स्टार्ट होंगे, -1, -2, -3, ऐसे चलते चलते अनंत तक चलेंगे। अब ये बीच में एक जीरो रह गया, इस जीरो को क्या कहेंगे, तो जीरो जो है ये न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है। यह एक उदासीन नंबर है। यह एक क्या है, उदासीन पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। समझ में आ रही बात। ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी एक संख्या रेखा की। इस संख्या रेखा पर जीरो है, उसके उधर 1 2 3 4 प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, प्लस वाली संख्या पॉजिटिव है, माइनस वाली संख्या नेगेटिव है। ये सभी हमने पढ़ लिया। इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, प्राकृत संख्या होंगी +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना गिनते जाओ कहीं नहीं रुकने वाली। जितना हम गिनते जाएंगे वहाँ तक की हैं। इसमें क्या शामिल नहीं है ये ज़रूरी है समझना। इसमें न तो जीरो शामिल है, किसमें, प्राकृत संख्या में न तो जीरो शामिल है, न माइनस वाली सभी ऋणात्मक संख्या शामिल है, कुछ भी शामिल नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक नंबर हैं उनको भी प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी धनात्मक नंबर हैं उनको भी प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे जीरो के इस वाला भाग होता है दायां भाग, अपना दायां हाथ है, इधर वाला भाग दायां भाग, इधर वाला बायां भाग, तो जीरो के दाईं तरफ जितनी संख्या है उनको भी प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमने एक चीज़ को कितने तरीके से समझा, हमने इनको समझा कि ये प्लस वाले नंबर हैं, जीरो के इधर वाली संख्याएं हैं, सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, ओके। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में इनको भी शामिल कर लें, किनको, जीरो को भी, इनको शामिल करने के बाद अब ये संख्या क्या हो गई, अब ये हो गई जीरो प्लस प्राकृत संख्या, जीरो प्लस प्राकृत, यानी जीरो भी शामिल हो गया और प्राकृत जितनी भी वो सभी, ये सभी जो आपने अभी शामिल की हैं, ये सभी, इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इनको, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। और होल नंबर बोलने के कारण इनको W के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से अक्षर के द्वारा, W के द्वारा, बड़ा W। समझ गए बात को। ठीक है, तो हमने देखा प्राकृत संख्याओं को तो n के द्वारा व्यक्त करते हैं क्योंकि उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल बोलते हैं इसलिए उसको W द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हमने क्या छोड़ दिया, हमने जीरो से लेके उधर संख्या ली, लेकिन ऋणात्मक संख्या छोड़ दी। अगर हम इनको भी ले लें तो हम इनको भी ले लेते हैं, इनको भी ले लेते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या आ चुकी, पूर्ण अंक आ चुके, जितने भी अंक हैं वो सभी आ चुके, यानी कि इनको हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको I से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको I से डिनोट किया जाता है। लेकिन इसको Z से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन इसको Z से भी। अब I तो आपको समझ में आ गया कि I कहाँ से आया, इंटीजर्स वाले शब्द से आया। लेकिन Z कहाँ से आया, तो एक शब्द है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है और उस शब्द का नाम है जहलोन, ZAHO, जहलीन। इसको हिंदी में बोलते हैं जेहलीन। ठीक है, जहलीन शब्द है। इस जहलीन शब्द का पहला अक्षर जो है वो Z है और वो यहाँ पर आया है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गणना करना, टू काउंट। यानी ग्रीक भाषा में जहलीन शब्द का मतलब क्या है, गणना करना।
कैलकुलेशन करना और गणना कैलकुलेशन करने को लेकर के ही ये सभी अंक जितने भी हैं सब काम आते हैं, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। ये हमने अभी तक सीखा क्या? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सिर्फ 3 संख्याओं की परिभाषा। अगर हम इसमें और आगे समझें तो और आगे का मतलब ये तो सभी आ चुके हैं, लेकिन 0 और 1 इनके बीच में, 1 और 2 इनके बीच में, 2 और 3, ऐसे सभी जितने भी अंक हमारे सामने हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, उन सब के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे और संख्याएं होती हैं, और भी संख्याएं होती हैं। उन सभी संख्याओं के लिए अलग से विशेष नाम दिया गया परिमेय संख्या। वो हम कैसे ढूंढते हैं वो हमें समझना होगा। इसके लिए चलो देखते हैं कि कैसे हम उनको ढूंढें, कहाँ कैसे क्या परिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल छोटा सा तो मैं अभी बता देता हूँ जो आपके दिमाग में रहता है कि आपको जो चीज़ें पता होती हैं। जैसे मैं बात करूँ 0 और ये जो 1 है, इसके जस्ट बीच में एक संख्या होती है, सबको मालूम है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये क्या है? 1/2, आधा। 0 और 1 के बीच में आता है आधा। अगर हम इसके और भी टुकड़े कर लें, और टुकड़े कर लें, कितने टुकड़े कर लिए? 1, 2, 3 और 4। हमने 0 से लेके 1 तक का जो एक भाग था, एक हिस्सा था, उसके हमने 4 टुकड़े कर लिए। जब 4 टुकड़े करते हैं तो ये पहला टुकड़ा जो है ये कहलाता है 1/4, कहलाता है 1/4। दूसरे वाला 2/4। उस 2/4 को जब हम काट के लिखते हैं तब ये क्या बनता है? तब ये बनता है, क्या बनता है? 1/2। हालांकि 4 के पार्ट में इसलिए लिखेंगे 1/4, 2/4 और उससे आगे आएगा 3/4। इसको हम अभी पूरी तरह खुल के समझेंगे। ये मैंने उतना ही बताया जितना आपको पहले से पता है, ताकि आपकी सीरीज जुड़ती जाए। जो बातें मैं आगे समझाना चाहूँगा उसके संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में ये संख्या आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो इससे आगे समझते हैं। देखिए, इतनी बातें तो मेरे हिसाब से आपको पूरी समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये बहुत ही छोटी बात थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। इसके बगैर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और कई बार हम बड़े बड़े सवाल कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े सवालों में बीच में कहीं ना कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं, और जिनको इनके संख्याओं के बारे में नहीं पता है उनको दिक्कत हो जाती है कि प्राकृत संख्या होती कौन सी है, पहले ये तो बताओ, सवाल तो बाद में करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो एक बार दोबारा मैं वही लाइन खींचता हूँ। अब हम इससे आगे, इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं वापस वहीं आता हूँ 0, इससे यहाँ पर 1, इससे यहाँ पर आगे चल के 2, इससे आगे चल के 3, ऐसे चलता जाएगा। इधर भी है -1 है। एक लाइन और खींचते हैं उसी को समझने के लिए। तो ये यहाँ पर वही -1 है, उसके नीचे 0 है, सेम जगह, ठीक है। 1/, ये यहाँ पर 2 है, और ये यहाँ पर 3 है, और आगे है ही अनंत तक, समझ गए। अब होता क्या है, हम जब किसी एक वस्तु के, माना कि ये एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु के हम टुकड़े करते हैं, सबको मालूम है 2 टुकड़े कर लिए, इसको हम आधा लिखते हैं, इसको भी हम आधा लिखते हैं। हम इसी वस्तु के, दोबारा यही वस्तु है, लेकिन इस बार हम इसके 3 टुकड़े करते हैं। जब 3 टुकड़े करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। इसी वस्तु के जब हम 4 टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े करते हैं? 4, तो इसको लिखते हैं 1/4, यानी 1/4, 1/4, 1/4। इसी वस्तु के हम आगे 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, 7 टुकड़े, 8 टुकड़े, 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 100 टुकड़े, 1000, 10,000, लाख, करोड़, पता नहीं कितने। यानी सीधी सी बात यह है, अगर हम टुकड़े करने लग जाएं तो हम कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, कोई गिनती नहीं। इसका मतलब अनंत टुकड़े हो सकते हैं। तो जितने भी टुकड़े होते हैं, आप देख रहे हैं ये जो बटा में जो संख्या आ रही है, ये कौन सी है? ये वो है जो सबके बटा में है। और वो वाली संख्या कौन सी है? जितनी हम एक वस्तु के टुकड़े करते हैं। हमने 2 टुकड़े किए तो बटा में 2 आएगा, 3 टुकड़े किए बटा में 3 आएगा, 4 टुकड़े किए 4 आए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 8 टुकड़े करता हूँ, इसको चलो आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ये और कर दिए, ये 8 टुकड़े किए, इसको लिखेंगे 1/8, इसको लिखेंगे 2/8, 3/8,
4 5 6 7 8, 8 में से 8 पूरा, ठीक है। इस तरीके से हम टुकड़े कर रहे हैं। ये जो बटा वाली संख्याएं हैं, है ना, ये दर्शाती हैं एक वस्तु के कुल हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से कितने हैं, कुल टुकड़े कितने हैं, ये उसको दर्शाती है। जो बटा वाली संख्या है वो क्या दर्शाती है कि आपने एक वस्तु के कुल टुकड़े कितने किए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुल हिस्सों को दर्शाता है ये। जैसे कि आपको एक बात ज़रूर याद होगी, जैसे बचपन में आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक पढ़े हैं, इससे आगे तक पढ़े हैं, लेकिन मैं इन क्लासों की बात कर रहा हूँ जहाँ आपका 10 नंबर का टेस्ट होता था तो नीचे हमेशा 10 होता था, 10 में से आपका नंबर मान लो 1 आता था, तो आप कहते जी मेरे तो 10 में से 1 नंबर आया। किसी के 10 में से 2 नंबर आते थे तो ऐसे करके देते थे, किसी के 10 में से 5 या 7 नंबर आते थे, किसी के 10 में से 10, कितने भी, लेकिन 10 में से 11 नहीं होते थे। वो इसलिए नहीं होते थे क्योंकि कुल हिस्से जो हैं वो कुल हिस्से कितने हैं, 10 हैं। अब हिस्से ही 10 हैं तो उससे ज़्यादा कहाँ से आएंगे। ये जो ऊपर वाला भाग होता है सब में, ये वाला भाग होता है चयनित भाग, सेलेक्टेड पार्ट, यानी 10 में से कितना सेलेक्ट हुआ, 10 में से कितना मिला, ठीक है। अगर हम इतने भाग की बात करें, अगर हम इतने भाग की बात करें, ये भाग देखो, ये भाग, इसको भिन्नों में दर्शाओ, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो हम कहेंगे टोटल भाग कितने हैं, वो तो लिखो नीचे जी, लिख दिए। ये देखो टोटल भाग कितने हैं, 4 हैं। इसमें से ये जो लाइन वाला भाग है, लाइनिंग है, रेखांकित भाग है, वो कितना है, तो हम कहेंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। टोटल 4 में से 3 भाग में लाइन है तो 4 में से 3 हो गया काम। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कितना लाइनिंग है, कितना लाइनिंग है, कितना लाइनिंग है, तो हम कहेंगे टोटल भाग 8 है, 8 में से 1 2 3 भाग में लाइनिंग है तो 8 में से 3। समझ गए बात को। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी नीचे वाला भाग है वो तो कुल भाग को दर्शाता है, ऊपर वाला भाग सिलेक्टेड भाग को दर्शाता है। लेकिन हम एक वस्तु के कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा वस्तु एक ही है, वही है, वही है, वही है, लेकिन हम टुकड़े 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। सेम अब यहाँ पर आना आपको, ये सब चीज़ समझने के बाद में ये ईजी लगेगा। तो हम कहते हैं ये यहाँ पर 1/2, 0 से लेके 1 तक की बात करते हैं। ये इधर ऋणात्मक वाला पार्ट है, वाह कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है ना। तो हम इसके 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट अगर आपने किए हैं, यहाँ से देखो ये कितने हिस्से कर दिए, 4 कर दिए। जहाँ 1/2 है वहाँ 1/2 हमेशा रहेगा। अब हम इसके नाम लिख देते हैं नया पार्ट, क्योंकि वही जगह है, लेकिन इसके 4 हिस्से करने से नीचे वाला भाग का मान बदल जाता है, संख्या वही है। इसको लिखते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। अब देखो ये वाला भाग 1/2 था, अब भी 1/2 है, क्योंकि उसको काटोगे तो वही आएगा, ठीक है। उसको काटने से वापस क्या आएगा, जो आपने पहले देखा 1/2 वही रहेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। इसके और नीचे हम एक लाइन और खींच देते हैं। मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना है कि इससे हम कैसा कहाँ तक कर सकते हैं, है ना। तो देखो एक बार, इससे आगे हम चलते हैं तो ये यहाँ पर फिर से 0, ये यहाँ पर 1 और ये यहाँ पे 2, ऐसे चलता जाएगा। हम समझते हैं बस जितना हमें समझना है। जैसे हमने इसके टुकड़े कर दिए कितने, 4, जो ऊपर दर्शा रखे हैं। 4 की जगह अगर मैं इसके और टुकड़े कर दूँ तो आप देखेंगे कि इसके 8 टुकड़े हो गए। अब हम इस संख्या को कहेंगे 1/8, इसको 2/8, इसको कहेंगे 3/8, 4/8, 5/8, एक छोड़ के एक लिख रहा हूँ, 6/7/8, ये है 8/8। और 8/8 को जब काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऊपर देखो 4/4 को जब काटोगे तो क्या आएगा, 1। जो मान जैसा है वो फाइनली वैसा ही रहता है, सिर्फ उसके अंश और हर के मान बदल सकते हैं टुकड़े ज़्यादा करने की वजह से, बाकी मान वही रहते हैं। तो इस तरीके से हम चलते जाते हैं, ठीक है। ये मान बढ़ता जा रहा है। इससे आगे अगर हम चलेंगे तो ये 1 यहाँ पर था, ये 2 यहाँ पर था, इसके आगे भी उतने ही टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 टुकड़े बढ़ते जाएंगे। हमेशा 8 हैं तो सब में 8 ही बढ़ेंगे, 10 हैं तो सब में 10, क्योंकि सभी के बराबर टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब ये संख्या 1/8 है, इसको 2/8, 3 4 5 6 7, ये 8/8, इसको हम कहेंगे 9/8। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर, जो ऐसे किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत छोटी बात होती है, ठीक है, लेकिन हम थोड़े से मतलब इसको पढ़ते नहीं ध्यान से, और उस वजह से हमारा ये क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसको हम कहेंगे 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8,
ठीक है, 15/8 और इसको हम लिखेंगे 16/8। अब आप जब 16/8 को काटोगे तो ये संख्या क्या कहलाएगी, ये कट के इससे वापस 2 ही बन जाएगा, यानी जो जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगा। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि 17/8 एक परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, परिमेय चल रहे हैं, है ना। 17/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह किन दो पूर्णांकों के बीच में है। 17/8 एक परिमेय संख्या है, यह किन दो पूर्णांकों के बीच में। तो अभी आप देखो 2 तक तो ये मान आ गया, इसके आगे चले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से किए तो वहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर है ये 2, यहाँ पर है ये 1, यहाँ पर है ये 0, दिखाई दे रहा है। तो 0 1 2 3 इनके बीच में कहीं आएगा। तो हमने देखा 9/8, ये 10 11 12 16/8 आ गया, 17/8 वाली संख्या होगी ये। अब ये 17/8 कहाँ पर है, ये है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में और क्या क्या है, तो हम कहेंगे इससे आगे आएगा 18/8, 19/8, 20/8, ऐसे करके। डायरेक्ट कैसे निकालना है, सिर्फ इसको मिश्र भिन्न में रख लो। जैसे आपको पूछा कि 17/8 बताओ, तो इसको भाग दे दो, 8 दूनी 16 और बच गया कितना, 1 और नीचे 8, नीचे ऐसे बदलते हैं। तो 2 सही 1/8, 2 सही का मतलब 2 तो है पूर्ण मान और बाकी का है भिन्नों मान। तो 2 पूर्ण तो हो गया यहाँ तक, और बाकी का आगे भिन्नों में या पॉइंटों में कह सकते हैं, तो 2 पॉइंट कुछ है, यानी 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई ये पूछ लेता कि 19/8 कहाँ आएगा, तो 19/8 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, 8 दूनी 16 और बच गया कितना, 3/8। यानी क्या हुआ कि 2 सही 3/8, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 3 से तो कम है, इसलिए यह संख्या कहाँ मिलेगी, 2 और 3 के बीच में। जैसे देखो यह आ गया 17 के बाद 18, इसको कहेंगे 19/8, इसको 20 21 22 23, ये जो संख्या होगी उसको 24/8 कहेंगे। आप इसको काट के देखो कि क्या 3 ही आता है क्या, बिल्कुल 3 ही आएगा, 24/8। अब इसका मतलब ये हुआ 24/8 से आगे की संख्या आगे मिलेगी, जैसे 25/8, 26/8, 27/8, ये सारी संख्या आगे मिलेंगी, ठीक है। तो आपसे कोई और पूछ ले, मान लो एक सवाल, हम सवाल पूछेंगे जितने समझेंगे उसी से ज़्यादा हमें समझ में आएगा। आपको कोई पूछे भाई 75/13 एक संख्या है, अब मैंने बटा में 13 लिखा, इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब है कि अगर आपने बटा में 8 लिया तो सभी संख्याओं के बीच में कितने कितने टुकड़े हैं, 8 8, इसके बीच में 8 है, इसके बीच में 8 है, 8 टुकड़े हैं। लेकिन अगर मैंने बटा में 13 लिया, इसका मतलब सबके बीच में कितने कितने टुकड़े हैं, यहाँ पर टुकड़े जो मिलेंगे 1 और 2 के बीच में 13 टुकड़े मिलेंगे। इसके हिसाब से अगर हम इसको लेके जाएं तो देखो 0 से लेके 1 तक 13 टुकड़े, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ऐसे चलते जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कितने होंगे, 13 पंजो 65 और 65 के बाद बच गया 10 और बटा में 13। तो यह जो संख्या आ गई 5 सही 10/13। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 5 से आगे है और 6 से पहले है। तो हमें कोई पूछे 75/13 एक परिमेय संख्या है, वह किन दो पूर्णांकों के बीच में, हम कहेंगे भी 5 व 6 के बीच में है, बस आंसर, ठीक है। कोई भी संख्या कैसे पूछे हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किसके बीच में है, बस नीचे वाली संख्या का पहाड़ आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 102/11 ये बताओ किसके बीच में है, तो बिल्कुल हाँ सही सोच रहे हैं आप। इस 11 का भाग दें, 11 9 99, बच गया 3/11, यानी कि 9 सही 3/11। इसका मतलब यह संख्या 9 और 10 के बीच में है, क्योंकि 9 से बड़ा है मान, तो 9 व 10 के बीच में है। बस ऐसा ही सवाल आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इससे और आगे बढ़ना है। ये एक सवाल यहाँ बनता है, जितने सवाल बनते जाएंगे मैं आपको हर सवाल के ऊपर समझाता जाऊँगा, ठीक है। इससे आगे अगर हम समझते हैं तो अब जैसे ये संख्याएं हैं, ये कोई 2 संख्या है, इसके अलावा कोई और हो सकती है। इन 2 संख्याओं के बीच में भी और संख्या है, ठीक है। वो संख्या हमें कैसे ढूंढनी है, कैसे हम ढूंढ पाएंगे उनको, वो एक सवाल है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग, ठीक है। देखो इससे आगे, हाँ तो वहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इससे आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या है, 3/5 व 4/5 के बीच में या मध्य में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है।
या ऐसे सवाल पूछ सकता है कि नहीं है या नहीं है। ऑप्शन 4 हैं, इनमें से आपको छांटना है कि भी इनके बीच में कौन सी संख्या है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, आपने अभी अभी सीखा है कि इस संख्या को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो ये 3/5 है, इस 3/5 को हम ऊपर भी 2 से गुणा करते हैं, नीचे भी 2 से, तो ये संख्या हो जाएगी 6/10। इसको हम और भी लिख सकते हैं। और कैसे? ऊपर भी मान लो 2 से किया था दोनों तरफ, अब हम 3 से गुणा करते हैं, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो 3 3 9, तो इसको 3 से करेंगे तो 5 3 15। हम 4 से भी गुणा कर सकते हैं, दोनों को 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 और 4 5 20। ऐसे 5 से, 6 से, 7 से गुणा करते जाएंगे और हमें अनंत संख्याएं मिल जाएंगी। ये जो संख्याएं हैं इसके बराबर है, इसके बराबर, ये सभी बराबर है, यानी ये एक ही संख्या है। ये जो हम इनके लिख रहे हैं, इनके भाग, ये क्या है? ये तो है मूल संख्या, समझ गए, 3/5। जबकि ये जो मैंने लिखे हैं, इससे आगे हम जितने भी लिख रहे हैं, जितने और लिख सकते हैं, इन सब को कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य का मतलब समतुल्य कह दो या तुल्य कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो समतुल्य भिन्न है, ये हम लिख सकते हैं एक संख्या की कितनी भी अनंत लिख सकते हैं, जैसी हमें ज़रूरत पड़े। जैसे कि इस संख्या में क्या है, 3/5 है ये, और 4/5 है, जबकि ऑप्शन में 20 है नीचे बटा में। ठीक है, कुल हिस्से यहाँ पे 5 हैं जबकि नीचे 20 है, तो हमें भी इनके हिस्सों को बदलना पड़ेगा 20 के बराबर में। ठीक है, तो इसको देखो हम बदल सकते हैं 10 में, 15 में, 20 में, जो हमें चाहिए। हमें 20 वाला चाहिए, और चाहिए होगा तो और गुणा कर लेंगे। और ये सभी संख्याएं इस तरीके से जो इसके समतुल्य हैं, यानी इनको काटोगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन संख्याओं को यहाँ लिखता हूँ ताकि इनके बराबर में आपको समझ में आ जाए। ये आ गया, देखो कितना, 3/5। और दूसरी जो संख्या है ये कौन सी है, 4/5। और इसके लिखते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, बटा में 20 के तरीके से चेंज करना है, करके दिखा रखा है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो इसको 20 बनाना है, बटा वाली संख्या को क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो नीचे भी 4 से गुणा करो, ऊपर भी 4 से गुणा करो। इतना समझ में आ गया? ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 से गुणा करने से ये 20 हो जाएगा नीचे वाला। तो इसको लिखते हैं, कितना जाएगा, 3 चौके 12 और 5 चौके कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। और इसको देखो, इसको भी 4 से, तो ऊपर भी 4 से, तो ये हो जाएगा कितना, 16/20। हमारे पास एक संख्या 12/20 बन गई। जो कौन सी संख्या थी, 3/5 जो संख्या थी वही ये संख्या है, और यही वो है। इनके दोनों के बीच में हमें संख्या निकालनी है, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। इसका मतलब 12/20 और 16/20 के बीच में संख्या है 13/20, 14/20 और 15/20। ओनली ये 3 ही संख्या ऐसी हैं जो इनके बीच में है। संख्या और भी हैं लेकिन अभी इतनी है। अगर हम इनके आधार को, नीचे वाली संख्या को और बढ़ाएंगे तो और निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी इसको समझो कि इन दोनों के बीच में केवल अभी ये संख्या है। तो हम देखो ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ये संख्या है। तो पहला ऑप्शन देखो 13/20, हाँ भाई 13/20 इसके बीच में आता है। दूसरा ऑप्शन है 16/20, देखो नहीं है, नहीं है, यहाँ ये है, लेकिन ये तो मूल संख्या ही आ गई, ये तो स्वयं संख्या ही आ गई, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ज़रा इसको यहाँ समझते हैं। देखो जैसे कोई आपसे ये पूछे कि 5 व 9 के बीच में कितनी संख्या है, किसके बीच में, 5 व 9 के, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, तो आप कहते हैं जी 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन 5 और 9 को थोड़ी गिन लेते हो। तो जो संख्याएं हमें पूछी गई हैं कि इनके बीच में बताना है, हम उन दोनों संख्याओं को कभी शामिल नहीं करते हैं। इन दोनों को छोड़ दो जिनके बीच में चाहिए, ये बीच में, सिर्फ बीच में ही है, तो हमें यहाँ इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो पूछी है संख्या, तो सिर्फ यही संख्या हो सकती है, ये नहीं हो सकती, जबकि अपने ऑप्शन में ये है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन कैंसिल। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो ज़रा आगे, दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके बटा में जैसे 20 बनाया, इसके बटा में कितना है, 30, तो हम क्या करेंगे, 30 बनाएंगे। 30 कैसे बना सकते हैं, मूल संख्या को चेंज करने के लिए 4 से गुणा किया था, इन दोनों को 4 से, अब कितने से, देखो 5 को बनाना है, 5 को क्या बनाना है, 30, तो गुणा करो 6 से, ऊपर भी 6 से, ये संख्या बन गई है 6 3 18, 6 5 30, और ये संख्या जो है बन गई है
6 चौके 24 और 6 पंजो 30। अब ये संख्या दोनों ये हैं, इनके बीच वाली संख्या ही हमारा उत्तर हो सकती है। ये दोनों नहीं होंगी, ये आप ऊपर समझ चुके हो, ये तो वही संख्या है। तो इनके बीच में कौन संख्या आएगी? 19/30, बिल्कुल भाई। 18/30 के बाद में आएगी 19/30। 22/30, बिल्कुल 19 के बाद 20 आएगा, 21 आएगा और 22/30 भी आएगा। फिर आगे 23 आएगा, लेकिन 24/30 तो स्वयं वह संख्या ही आ गई, फिर से गड़बड़ हो गया। इसका मतलब इस वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आई। इससे आगे इसमें 45 है, तो हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन चेक कर चुके हैं, तीसरा ऑप्शन चेक करने के लिए इन सबको 45 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 9 को गुणा करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ भी 9 को, अब 45 हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे वाला मान जो है बटा वाला वो 45 चाहिए, जो 9 से गुणा करने पर ही आएगा। तो अब हम करते हैं 9 तिया 27, 9 पंजो 45, उसको गुणा करते हैं 9 चौके 36 और 9 पंजो 45। ये 2 संख्याएं बन चुकी हैं। इनके बीच में जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? 27/45। ये देखो गलत हो गया ना। कैसे गलत हुआ? स्वयं संख्या आ गई। ये इनके बीच में चाहिए, ना तो ये होनी चाहिए ना ये होनी चाहिए, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑप्शन अपना गलत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत, इस वजह से गलत। 31/45 बीच में आएगी, 37 और बाहर जाएगी, लेकिन ये गलत है। चलो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हम देखते हैं। इसके लिए बटा में क्या है? 60, तो हम 60 बनाते हैं। इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे? फिर से चेंज करेंगे। हम एक संख्या को इतने तरीके से लिखते जा रहे हैं, अब हमें इस वाले तरीके से लिखना है। तो 12 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे 12 से, और ये 12 से गुणा करने से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या थी 12 तिया 36 और 12 पंजो 60, ये वाली संख्या बन जाएगी 12 चौके 48 और 12 पंजो 60। अब ये दोनों नहीं होनी चाहिए, ना तो ये होनी चाहिए ना ये, ना इनसे आगे ना इनसे पीछे, इनके बीच वाली संख्या ही शामिल होंगी, वही हमारा उत्तर हो सकती हैं। तो 37/60 जो होगी वो इसके बाद आएगी, बिल्कुल ठीक बात। फिर 38, 39, 40, 41, 42, 43 भी आएगी, बिल्कुल आएगी। 43/60 भी आएगी कहीं ना कहीं। फिर आगे 47, बिल्कुल 47/60 भी आएगी। फिर 48, ये तो मूल संख्या आई गई, लेकिन जो तीनों संख्या ऑप्शन में थी वो तीनों ही संख्या क्या है? इनके बीच में है। अतः हमारा उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को बीच में कहीं दिक्कत आई है तो इसको दोबारा से पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं। बार बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, अब तो अपने हाथ की बात, हम कितनी बार भी देख सकते हैं। तो इसको इतनी बार देखो जब तक समझ में नहीं आए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद पहली बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का तरीके का, थोड़ा सा चेंज। इन दोनों के बटा में सेम संख्या है, हम क्या है ऐसा सवाल लेते हैं जो इन दोनों से मतलब नीचे वाली संख्या अलग अलग हो तो क्या करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले वाला आपको समझ में आ गया। दूसरे वाले में मैंने बताया कि ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये 4 और ये 5, इस बार ये अलग अलग है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। जिसको पहली बात समझ में आ गई वो दूसरी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो देखो जैसे ये 4 है और ये 5, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे हमें क्या करना है, एक तो संख्या है 3/4 और दूसरी संख्या है 4/5। इन दोनों के बीच में संख्या निकालनी, इसका मतलब ये दोनों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 40, हमें इसको 40 करना है नीचे वाले को, और इसको भी 40 करना है, लेकिन ये दोनों ही संख्या इस बार क्या है, अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग संख्या से गुणा होके ही 40 हो सकती है। ऐसा नहीं इसको भी किया उसी से, उसको भी उसी से, फिर भी दोनों 40 हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है, ये 40 है, इसको 40 करने के लिए बताओ किस से गुणा करेंगे। इसको 10 से करेंगे तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे। 10 तिया 30 हो गया और 10 चौका 40। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 40 होगा नीचे वाली संख्या, तो ऊपर 8 से नीचे भी 8 से, दोनों तरफ, क्योंकि ऊपर नीचे समान गुणा करना पड़ता है। तो हमने किया 8 चौके 32 और 8 पंजो 40। अब देखो दोनों के बटा में 40 हो गया। यहाँ कई बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे पिछला सवाल पढ़ा
तो उसमें हमें लगा कि यहाँ 10 से किया तो वहाँ भी 10 से करते हैं। ये सेम नहीं होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए, अगर आप इसको 10 से गुणा करते हो नीचे वाली संख्या को, तो ऊपर भी 10 से, यानी ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करना है। लेकिन इसका आपस में कोई लिंक नहीं। उसको 8 से किया तो ऊपर भी 8 से, नीचे 10 से तो ऊपर भी 10 से, जितने से करते हैं उतने से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या आ गई। अब देखो ये संख्या तो यही है, ये तो सेम यही है, सिर्फ हमने समान गुणा किया है तो उसी का समतुल्य भिन्न है, वही संख्या है। हमें इनके बीच वाली संख्या निकालनी है। 30/40, इसके बीच में आएगा 31/40, 32 ये खुद आ गया, एक ही संख्या हमारे पास में। ये तो है ठीक है, लेकिन ये स्वयं संख्या आ गई और ये उससे बाहर चला गया। ये दोनों ही ऐसी बात है जिसकी वजह से ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, ऑप्शन बी, इसमें क्या है, बटा में 60 है। अगर बटा में 60 है तो हमें इसको 60 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको कितने से गुणा करें, 15 से ऊपर 15 से नीचे, 15 से गुणा करने से 60 हो जाएगा। चलो ये लिखते हैं, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, पहली संख्या तो आई। उधर इसको बताओ 60 से क्या कैसे बनाएंगे, इसको 60 बनाने के लिए हम 12 से गुणा करेंगे। तो 12 से ऊपर 12 से नीचे, 12 चौके 48 और 12 पंजो 60। चलो ये भी आ गया, ये संख्या इधर आ गई, ये संख्या इधर आ गई, दोनों के मान आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में देखते हैं कि ये संख्या है क्या। तो जैसा कि पिछले सवाल में देखा, ये देखो एक बार ध्यान देना, ये 45/60 तो वही संख्या है, ये तो सेम वही संख्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो संख्या इसके बीच में न होकर के स्वयं यही संख्या है। तो अपना ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया। हाँ, 46/60 उसके बीच में है, 47/60 भी उसके बीच में, लेकिन इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इससे हम आगे देखते हैं। 61/80, 80 वाला ऑप्शन है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन को बनाने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, बटा में 80 बनाना पड़ेगा। अब 80 कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए देखें आप, 80 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको किससे, 20 से गुणा। लो जी, 20 चौके 80, ऊपर भी 20 से। नीचे वाली संख्या को 80 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 16 से। 16 से हमने इसको 16 से गुणा किया तो ये 20 से गुणा किया तो ये हो गया 20 तिया 60, 20 चौके 80 हो गया। उसको गुणा किया 16 चौके 64 और 16 पंजो 80, ये भी हो गया। ये दोनों संख्याएं आ गई, ये वही संख्या ही है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इनके बीच में आने वाली संख्या चाहिए। ठीक है, तो देखो 61/80 बिल्कुल ठीक बात, इसके बाद आएगा, बहुत ही अच्छी संख्या है। 63/80 ये भी अच्छी संख्या है जो बीच में आ गई। लेकिन 64/80 फिर गड़बड़ कर दिया, ये संख्या अच्छी नहीं है, ये हमारे आंसर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि यह संख्या 64/80 है। इस वजह से ये तो वही संख्या आ गई, ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट है, बचा हुआ है, आंसर तो वही होना है, वो अलग बात है, लेकिन हम तो चेक करेंगे इसको पूरी तरह से ताकि हमें ये बात पूरी समझ में आए। देखो ये 4 है, ये 4 है तो इसको क्या करेंगे बताओ, ये 4 है तो इसको बनाना है कितना, 120 बनाना है। जैसे हम 40 बनाए हैं, 60 बनाए हैं, ये सब बनाए, तो 120 कैसे बनाएंगे, 30 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो चलो ये तो हो गया 30 तिया 90 और 30 चौके 120। और ये वाली संख्या जो है इसको बनाने के लिए 24 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि 24 5 120 होते हैं। तो 24 चौके 96 और 24 पंजो 120। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ज़रा इसके बीच में है क्या, तो हम कहें 91/120 बिल्कुल 91/120 इसके बीच में आ रहा है। 92 भी इसके बीच में आएगा, 93 भी आएगा, फिर 94, फिर 95, फिर 96। 96 तो बहुत आगे है। इसका मतलब ये तीनों ही संख्या कहाँ हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में है। तो इस तरीके से हमने पाया कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तो बीच में नहीं था, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आई है।